हेलो। हाँ जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अमर्त्य सेन का व्यूज, राइट। ओके। तो जिस भी स्टूडेंट ने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो, अगर आप पीजीटी लेक्चरर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो एंड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप प्ले स्टोर पे जाके इकोनॉमिक्स हब के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, आप ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कोई भी डाउट होता है देन आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है। तो मैं लेसन नंबर थर्ड करवा रही हूँ। लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड उससे रिलेटेड जो भी पी वाई क्यू थे वो हमने किए थे। आज भी हम अमर्त्य सेन का व्यूज करने के बाद जो लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम करेंगे वन बाय वन। सो आप लास्ट तक जो है लेक्चर अच्छे से देख सकते हो। कोई भी डाउट होता है देन आप शेयर भी कर सकते हो। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि अमर्त्य सेन की जो भी बुक्स हैं और वो कब आई, कौन सी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन करना है। अमर्त्य सेन की जो बुक है जो कि 1981 में आई थी, ठीक है, नेम क्या था, पोवर्टी एंड फेमाइन, एन ऐसे ऑन इंटेलमेंट एंड डेप्रिवेशन चॉइस। सेकंड बुक उनकी है जो कि वेलफेयर के ऊपर थी, वेलफेयर एंड मेजरमेंट, जो कि 1989 में आई है। थर्ड है इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, जो कि 1991 में आई है। देन डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये वाली बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्टली इसके बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम कौन से इकोनॉमिस्ट की बुक है। या तो इकोनॉमिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है या फिर अमर्त्य सेन का पूछ लिया जाता है कि अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है। चार ऑप्शन गिवन होते हैं और आपको ये देखना पड़ता है कि अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है। ठीक है। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो है वो कब आई थी, 1999 में आई थी। मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ, ये वाली बुक काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोशल इंक्लूजन है जो कि 2000 में आई है। रैशनैलिटी एज एंड फ्रीडम जो कि 2003 में आई है। द आर्गुमेंटिव इंडियन जो है वो 2005 की बात है। आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस जो है वो 2006। एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो 2009 में आई है। और जो रिसेंटली अभी मतलब कुछ टाइम पहले 2011 की अगर हम बात करें, वैसे तो चलो काफी ईयर हो गए हैं, है ना। तो पीस एंड डोमेस्टिक्स जो सोसाइटी है वो 2011 में आई है, राइट। तो आपने इन बुक्स का ध्यान में रखना है। मोस्टली इस बुक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, एक वेलफेयर और मेजरमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। तो इन दो बुक्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। रैशनैलिटी एंड फ्रीडम की बात हो रही है, ये 2003 में आई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा देती हूँ कि कैपेबिलिटी अप्रोच है क्या, उनका व्यूज क्या था। अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें तो काफी फेमस इकोनॉमिक्स हैं, बहुत ज्यादा फेमस इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने जो है अपनी एज जो थी 83 की एज में ही इन्होंने अपनी पीएचडी को कंप्लीट कर लिया था, 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में ही अपनी पीएचडी को इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। finished the work for his PhD in 1 year and then set up an economics डिपार्टमेंट, है ना, और वो सेट हो गए थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इन 1998। अगर हम 1998 की बात करें, है ना, तो इनकी बुक जो थी वो आई थी। इनको 1998 में नोबेल प्राइज जो है इनको मिल गया था। ठीक है। तो भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है एंड जो नोबेल प्राइज है वो भी इनको मिला हुआ है। ठीक है। awarded with the Nobel Prize in Economics, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए एंड सोशल चॉइस थ्योरी के लिए। ठीक है। और इनका जो फर्स्ट व्यूज था वो किसके ऊपर था, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अब मैं इनके व्यूज को एक इजी वे में आपको बता देती हूँ, जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कुछ इकोनॉमिक्स थे अमर्त्य सेन से पहले, जो भी व्यूज थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचो कि पोवर्टी का क्या कारण है, मतलब पोवर्टी क्यों आती है। तो पोवर्टी का कारण है कि इनकम कम है, राइट। इनकम कम है इसलिए पोवर्टी है, गरीबी है। तो सोल्यूशन क्या होगा कि इनकम को इंक्रीज करो, है ना, इनकम को इंक्रीज करो। देन फिर क्या हुआ कि फेमाइन की प्रॉब्लम क्यों आती है ना, अकाल क्यों पड़ता है, अकाल की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो इसका रीजन ये बताया गया कि जो डिक्लाइन है, फूड अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, फूड की कमी की वजह से जो है फेमाइन अकाल की प्रॉब्लम आती है ना। तो ये कुछ रीजंस थे। बट अगर हम अमर्त्य सेन की बात करें तो उन्होंने बोला कि पोवर्टी या फेमाइन की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इनकम का कम होना या फूड अवेलेबिलिटी का कम होना ही इन सब का कारण नहीं होता।
इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है पॉवर्टी आती है और उसकी वजह से फेमाइन की प्रॉब्लम आती है। तो मैं इनके जो कोज थे मेन, पॉवर्टी और फेमाइन के जो मेन कोज थे वो आपको बताऊंगी अभी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें या फ्रीडम की बात करें तो वो कहाँ पे होती है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें या फिर मैं फ्रीडम की बात कर रही हूँ तो फ्रीडम एक्चुअल में कहाँ पे होती है, जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यही समझते हो ना। जहाँ पे डेवलपमेंट होगी वहां पे फ्रीडम होगी। तो अमर्त्य सेन ने ये बोला था कि जहाँ पे डेवलपमेंट है वहां पे फ्रीडम है, और जहाँ पे फ्रीडम है वहां पे डेवलपमेंट है। मतलब जो पिछले इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये बोला था कि जहाँ पे डेवलपमेंट है वहां पे फ्रीडम है, ठीक है, एक ही उन्होंने रूल बताया था। बट अमर्त्य सेन ने बोला कि जहाँ पे डेवलपमेंट है वहां पे फ्रीडम है, और जहाँ पे फ्रीडम है वहां पे डेवलपमेंट है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, पॉजिटिव रिलेशन है। जितना डेवलपमेंट होगा उतना फ्रीडम होगा, और जितना फ्रीडम होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा। कहने का मतलब दोनों साथ साथ में चलते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है इसीलिए वेलफेयर होगा या फ्रीडम होगी, नहीं। अगर फ्रीडम है तभी वेलफेयर होगी, तभी डेवलपमेंट होगी। तो दोनों को साथ साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जोहन रॉबिन का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल जस्टिस के बारे में बताया था कि जो सोसाइटी है वहां पे जस्टिस होना जरूरी है। इसी तरह अमर्त्य सेन ने ये बोला था कि जो सोसाइटी है उसका एंड पॉइंट, जो इसका एंड पॉइंट है वो फ्रीडम होता है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट क्या होता है, फ्रीडम होता है। जहाँ पे फ्रीडम है वो सोसाइटी का वेलफेयर पॉइंट है, वो ही इसका प्रिंसिपल है। तो और ऑल ओवर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इन्होंने अपना मेन व्यूज ही फ्रीडम पे दिया था। अब सिंपल सिंपल ये है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि फ्री होना। अब फ्रीडम के भी मैं आपको अलग अलग पार्ट बताऊंगी कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर आपको मिलनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है सोसाइटी में वो अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिक जो मार्केट है वो भी अच्छी होनी चाहिए, एंड इक्वालिटी का होना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर ये सभी चीजें अवेलेबल है तभी आप बोल सकते हो कि फ्रीडम है, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। फ्रीडम का मतलब आप तो यही समझ रहे हो ना कि हम हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, या लाइक मतलब एक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, है ना। बट इसको सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट से नहीं समझना। अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन इन्होंने क्या बोला था कि हर तरह की फ्रीडम का होना जरूरी है। अगर कहीं पे गंदगी है तो आप फ्रीडम नहीं बोल सकते। मतलब गंदगी ना होना, साफ सुथरा माहौल होना सोसाइटी में, वो भी आपकी फ्रीडम है। अच्छी एजुकेशन का होना वो भी फ्रीडम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनके व्यूज को एलेबोरेट करके समझना है कि अमर्त्य सेन का क्या व्यूज था। तो सेन ने सिर्फ फ्रीडम को ही सोसाइटी का एंड माना था कि फ्रीडम है तो सोसाइटी हम बोल सकते हैं कि वहां पे फ्रीडम है, सब कुछ मिल गया है। तो फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा अनफ्रीडम को। अनफ्रीडम का मतलब क्या है, वहां पे पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। अनफ्रीडम का मतलब है वहां पे जो है पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। पुअर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, मतलब जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है वो भी नहीं होना चाहिए, पुअर अपॉर्चुनिटी का नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सोशल डेप्रिवेशन की बात करें तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इन सबको रिमूव करना ही एक्चुअल में क्या माना जाएगा, फ्रीडम का पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद अमर्त्य सेन का एक अब्यूज ये भी था, द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो इनकी बुक थी ना जस्टिस वाली, उसमें इन्होंने नीति और न्याय की भी बात की थी। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नीति और न्याय के बारे में। तो नीति और न्याय का मतलब क्या होता है, नीति का मतलब होता है कि रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना, रूल एंड इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। मतलब नीति में क्या आता है, आपके रूल्स आएंगे, क्या आएंगे, आपके रूल्स आएंगे। मतलब जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जो भी मतलब प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नीति बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नीति बोलते हैं। और न्याय का मतलब ये होता है कि ये रूल लागू किस तरह से हो रहे हैं, अप्लाई किस तरह से हो रहे हैं, ना। तो रूल्स को लागू करना ही मतलब रूल्स को आगे लेके आना ही क्या हो गया न्याय हो गया, कि न्याय आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, मान के चलिए रूल बन गया कि अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हो तो आपको जो है पुनिशमेंट मिलेगी, है ना। यही होता है ना कि आपको सजा मिलने वाली है। ये तो रूल बन गया कि अगर आप किसी को गलत बोलोगे तो आपको सजा मिलेगी।
बट एक्चुअल में ये रूल बन तो गया, क्या वो अप्लाई हो रहा है अच्छे से? तो आप भी जानते हो कि इसका जो आंसर होगा वो सबके व्यू पॉइंट से अलग अलग होगा। कोई बोलेगा हाँ न्याय मिलता है, कोई बोलेगा कि नहीं न्याय नहीं मिलता, और कोई बोलेगा कि नहीं प्रॉपरली नहीं मिलता, हाँ ठीक है बीच में काम रुक जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि नीति रूल तो बहुत सारे बन गए, बट न्याय का मतलब क्या वो रूल लागू हो रहे हैं? अगर वो रूल्स अच्छे से लागू हो रहे हैं तभी आप फ्रीडम बोलोगे। तो अमर्त्य सेन का व्यूज ये था कि नीति ठीक है कि रूल्स और इंस्टीट्यूशंस बन गए, बट क्या वो अच्छे से लागू हो रहे हैं, है ना? इसी तरह से मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल बता देती हूँ। मान के चलिए एक पोस्ट है, सिर्फ क्या है, एक पोस्ट है, एक पोस्ट है, और वहां पे क्या है, 4 पर्सन, नहीं सॉरी 3 पर्सन की बात कर लेते हैं, 3 पर्सन है। अब क्या है, एक जो पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो क्या है, वो बहुत गरीब है, ठीक है, वो बहुत गरीब है। जो सेकंड पर्सन है वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, वो हैंडीकैप्ड है। जो थर्ड पर्सन है वो वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, और उसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गरीब भी नहीं है और वो हैंडीकैप्ड भी नहीं है, उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है। अब पोस्ट एक है और जॉब चाहिए, इन तीनों को जॉब चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ कि जॉब किसे मिलनी चाहिए? जो ए पर्सन है वो बोलता है कि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक टाइम का खाना भी नहीं है, तो ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए ताकि मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। मतलब मैं बहुत गरीब हूँ, मैं खाना भी एक टाइम का अच्छे से नहीं खा पाता, समझ रहे हो आप? तो ये पर्सन बोल रहा है कि ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए। सेकंड पर्सन क्या बोल रहा है कि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, ये जॉब है वो मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे मेरे माइंड की जरूरत है और हाथों की जरूरत है, देन मैं इस जॉब को अच्छे से कर सकता हूँ, और मतलब मैं चल के कोई और काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस जॉब की जरूरत मुझे है, समझ रहे हो? थर्ड पर्सन बोल रहा है कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ और ये जॉब मैं कर सकता हूँ, इसलिए ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, है ना? तो इन तीनों का अलग अलग व्यूज है। अब मैं आप पे, मतलब मैं जो भी स्टूडेंट मेरा लेक्चर सुन रहे हैं मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इसका कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कोई एक आंसर नहीं है। मतलब आप मेरा वेट करोगे कि मैं आपको बताऊं कि ये जॉब किसको मिलनी चाहिए, है ना? तो ये तो आपको मैं जब सारी थ्योरी करवाऊंगी तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये जॉब किसे मिलनी चाहिए, है ना? मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप मुझे बताओ ये जॉब किसे मिलनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सबके व्यूज अलग अलग होते हैं, कोई अपनी तरफ से कुछ सोचेगा, कोई अपनी तरफ से कुछ सोचेगा, और वो अपने अपने व्यूज देंगे, ठीक है? तो आप बी होनेस्टी, जो भी आपके माइंड में चल रहा है प्लीज आप एक बार बताइएगा कि ये जॉब किसे मिलनी चाहिए, राइट? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, नीति और न्याय की बात होगी, ये भी अमर्त्य सेन का व्यूज था। इसके अलावा कुछ कुछ और वेरिएबल्स भी थे जिन पे अमर्त्य सेन ने बात की थी। अमर्त्य सेन ने बोला था कि अगर आप एक्चुअल में सोसाइटी में चाहते हो कि फ्रीडम होना चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए कैपेबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग या जस्टिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो उन्होंने बोला था कि वुमेन एबिलिटी टू अर्न एन इंडिपेंडेंट इनकम, फीमेल्स को भी ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी इनकम को अर्न कर पाए, वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनको भी वो मिलना चाहिए, उनकी जो अगर हम बात करें अधिकार उनको मिलना चाहिए, है ना, कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट होकर इनकम अर्न कर सकती है, ये अपॉर्चुनिटी फीमेल के पास होनी चाहिए। सेकेंडली उन्होंने बोला टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, मतलब उनके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फीमेल के पास कि वो घर के बाहर भी जाके अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो फाइंड आउट कर पाए और अपनी सैलरी जो है अर्न कर सकती हैं। टू हैव ओनरशिप राइट, उनके पास ये भी राइट होना चाहिए कि वो अपना डिसीजन बता पाए कि ये सही है ये गलत है, मतलब उनके डिसीजन को भी मानना चाहिए। अगर उनके पास ये राइट है बोलने का, तो मतलब सोसाइटी में फ्रीडम है, ठीक है। उनके पास लिटरेसी, मतलब उनको भी पढ़ाना लिखाना चाहिए अच्छे से, लिटरेसी पावर उनके पास भी होनी चाहिए, ये भी एक फ्रीडम का पार्ट है। देन बी एजुकेटेड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन विद इन एंड आउटसाइड द फैमिली, उनके पास भी अधिकार होना चाहिए डिसीजन लेने का, चाहे वो घर के अंदर है या फिर वो घर के बाहर है, उनके पास भी फ्रीडम होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो अगर ये सब है तो ही आप, हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में फ्रीडम है। इसके अलावा कैपेबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग यही था। हमने पॉवर्टी के ऊपर बात की थी, तो पॉवर्टी का मेनली कारण क्या होता है कि आपने बताया इनकम का कम होना, है ना, इनकम का कम होना। बट अमर्त्य सेन ने ये भी बोला था कि अगर डेफिशिएंसी है कैपेबिलिटी में, अगर कैपेबिलिटी में डेफिशिएंसी है तो वो भी
आपका पोवर्टी का कारण है, मतलब गरीबी का कारण है। सिर्फ और सिर्फ आप इनकम, हाँ इनकम भी कारण है, ये नहीं बोल रहे कि इनकम जो है गरीबी का कारण नहीं है। हाँ गरीबी का कारण है इनकम, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण है जिनकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इनकम ऑफ पीपल जो है, लोगों की जो इनकम है उसको इंक्रीज करना चाहिए, प्लस साथ के साथ कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करना चाहिए। कैपेबिलिटी लाइक लिटरेसी, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनकी लाइफ लॉन्गेविटी है ना, जो उनकी लॉन्गेविटी है मतलब वो भी ज्यादा होनी चाहिए। और उसके उनके पास एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस टू इनकम, इनकम तक पहुंचने का उनके पास एक्सेस भी होना चाहिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, काम करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो आपने एचडीआई का नाम, मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से समझाया था कि इंडिकेटर क्या होते हैं ना। लेसन हमारा जो सेकंड है उसमें मैंने आपको इंडिकेटर के बारे में बताया था और पीवाईक्यू भी करवाए थे। तो आप जो प्लेलिस्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना हमारी, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पे जाके आप सारे लेक्चर अच्छे से सुन सकते हो, जहाँ पे आपको लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, थर्ड, ये सब आपको 1 बाय 1 मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो तो आप ऐप पे जाके कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप बैच ज्वाइन करने से पहले आप इस नंबर पे फोन करके मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपने पूछना हो, देन आप जो ऑल ओवर जो है पूछ सकते हो, देन उसके बाद आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो कोई इश्यू नहीं है, आप बिना किसी टेंशन के आप कोई भी जो है डाउट अपने पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इन्होंने बोला कि कैपेबिलिटी जो डेफिशिएंसी है कैपेबिलिटीज, है ना, मतलब कि कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, है ना। कैपेबिलिटी का मतलब कि लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेजिटी होनी चाहिए, इनकम तक एक्सेस होनी चाहिए। तो आपको जो मैंने एचडीआई करवाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसके 3 इंडिकेटर है ना, 3 इंडिकेटर है। तो एचडीआई का जो मतलब थॉट है, जो व्यूज है, उसमें भी अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग एचडीआई के जो इंडिकेटर्स हैं उनको फाइंड आउट किया था कि क्या क्या होना चाहिए, किस चीज को आप मेजर करोगे जिससे आप जो है हर एक जो कंट्री का जो है एचडीआई निकाल सकते हो। इसके बाद आपको पता है कि फेमाइन की प्रॉब्लम, मतलब अब अकाल क्यों, है ना, अकाल की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो हमने बताया पीछे पीछे मैंने आपको बताया था कि फूड की प्रॉब्लम की वजह से, है ना, अगर फूड की अवेलेबिलिटी कम है तो ये प्रॉब्लम आएगी, फेमाइन की प्रॉब्लम आएगी। बट अमर्त्य सेन ने जब बंगाल फेमाइन आया था 1943 में, बंगाल में फेमाइन अकाल आया था, तो अमर्त्य सेन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था इस चीज का, है ना। तो उन्होंने इसका इसके कारण निकाले कि फेमाइन आने के क्या कारण है, क्या कोज है। तो उन्होंने बोला कि मिसमैनेजमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी को अच्छे से लागू नहीं करती, कोई भी उन्होंने रूल रेगुलेशन जो भी प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं उनको ठीक तरह से लागू नहीं करती, इस वजह से अकाल आता है, इस वजह से जो है फेमाइन की प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने बोला मिसमैनेजमेंट, ठीक है, मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी से लेके आ रही है उनकी मिसमैनेजमेंट है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो वेज है वो काफी कम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इस वजह से आ रही है। राइजिंग फूड प्राइस, जो प्राइस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं फूड के, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो ना, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होना वो भी बहुत पुअर है, फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत पुअर है। इसकी वजह से फेमाइन की प्रॉब्लम आती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप एक कारण लेके चल रहे हो कि फूड की कमी हो गई, फूड की कमी होगी इस वजह से फेमाइन आ रहा है, नहीं। फेमाइन की अदर भी कारण है, लाइक गवर्नमेंट जो भी मिसमैनेजमेंट है, वेज काफी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो रहे हैं फूड के, स्पेशली फूड के, है ना। और फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत पुअर है, इसकी वजह से जो है फेमाइन अकाल की प्रॉब्लम आती है, राइट। ये गिव द आइडिया ऑफ इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम। तो इन्होंने ना, अमर्त्य सेन ने अपने अलग अलग व्यूज दिए थे कि इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, इकोनॉमिक फैसिलिटी होनी चाहिए, सोशल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए,
प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इन सब की वजह से ये सब होगा तभी आप मान सकते हो कि फ्रीडम है ना। तो ये सब था। तो मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कौन कौन से व्यूज थे। इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, सोशल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो अगर ये सब है तभी आप मान सकते हो कि एक सोसाइटी में फ्रीडम है, अदरवाइज वहां पे फ्रीडम नहीं है। ठीक है। तो कैपेबिलिटी, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम करेंगे वन बाय वन, जस्ट 1 मिनट में आपको मैं फटाफट करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट डाला है। ठीक है। तो अगर आपने कंप्लीट पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी हो या कुछ भी, तो आपको ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पे आपको कंप्लीट बैच भी मिल जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहां पे आपके क्लियर करवाए जाएंगे, है ना। तो ऐप डाउनलोड करके आप लोग जो है बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में थोड़ा एक थ्योरी की टाइप यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। हिंदी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो भी हिंदी के स्टूडेंट है। तो ट्रू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है पोसेस टू फुलफिल देयर पोटेंशियल एज बीइंग एंड डोर्स आर कॉल्ड कैपेबिलिटीज। मतलब कि सच्ची स्वतंत्रता अगर हम बोले उनके संवैधानिक अधिकारों से अधिक है, जो उनकी संवेदनाओं को करने और होने के रूप में पूरा करने के लिए उन्हें क्षमताओं कहा जाता है। मतलब मेनली किसके ऊपर फोकस किया गया था कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, है ना। रियल फ्रीडम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रियल फ्रीडम होनी चाहिए। रेफर टू हैविंग एक्सेस टू ऑल द रिसोर्स नीडेड टू कम्प्लीट। मतलब कि जो भी रिसोर्स उनको जो भी रिसोर्स की जरूरत है वो रिसोर्स भी होने चाहिए। प्लस आपने रॉबिन का व्यू सुना होगा, तो उन्होंने बोला था कि सबके पास रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है। बट अमर्त्य सेन ने बोला हाँ, रिसोर्स का होना भी जरूरी है, बट उनके पास रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है जिनके पास उस रिसोर्स को यूज करने की कैपेबिलिटी है। समझ रहे हो? आप बोल रहे हो कि रिसोर्स काफी कम है और सबके पास रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि सबकी नीड जो है वो फुलफिल हो जाए। बट अमर्त्य सेन ने बोला कि हाँ, बात आपकी ठीक है, रिसोर्स काफी कम है और सबके पास रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना जरूरी है। बट मैं बोल रहा हूँ रिसोर्स उनके पास होना जरूरी है जिनके पास उसको यूज करने की कैपेबिलिटी है। आप उन्हें दे रहे हो जहाँ पे उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, फिर तो वो यूज किस तरह से, वो प्रॉपरली उस साधन का यूज नहीं कर पाएंगे, वो अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। समझ रहे हो ना? वो अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा। इसलिए उनके पास रिसोर्स का होना भी जरूरी है, प्लस उनके पास कैपेबिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप ये थ्योरी रीड आउट यहाँ पे मैंने, चलो जो समझाया वो हो सकता है यहाँ पे इतना लिखा नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू वर्ड्स मैंने आपको की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझा दिया, तो आपने याद रखना है, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर आप वहां पे देखोगे, है ना। तो इन्होंने क्षमताओं पर बहुत जोर दिया है, कैपेबिलिटीज पे बहुत मतलब फोकस किया है। व्यक्ति की धन या आय की बजाय क्षमता दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। मतलब उनके पास क्षमता होनी चाहिए। इसमें जानने की महत्वपूर्णता है कि व्यक्ति क्या कर सकता है। इसमें राजनीतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में काम करने की क्षमता होने का भी महत्व है। मतलब उनमें शिक्षा का होना भी जरूरी है, राजनीतिक भी होना जरूरी है, उनका हेल्थ जो है वो भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। राज्य की कार्य क्षेत्र पर ध्यान, मतलब कि मेनली जो फोकस है वो किसके ऊपर भी ध्यान दिया गया, स्टेट का जो फंक्शन है, स्टेट के जो काम है उस पे भी। क्योंकि मैंने बोला फेमाइन आने का, अकाल आने का कारण क्या है? सिर्फ फूड का कम होना नहीं है, इसके अलावा और भी कारण है। क्या कारण हो सकते हैं? मिस मैनेजमेंट। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि उनके फंक्शन का सही होना बहुत जरूरी है ना। क्षमता दृष्टिकोण उस भूमिका पर महत्वपूर्ण जोर देता है जिसमें सरकार लोगों को उनकी संवेदनाओं को पूरा करने और समाज से जुड़ने की संभावना प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से संरचित करने में भूमिका निभाती है। इसमें शांति, सामाजिक न्याय, मतलब कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि शांति भी होनी चाहिए, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, इक्वालिटी भी, समानता भी होनी चाहिए, समर्थन करने वाले संगठन और कानून शामिल है। मतलब कि सोशल जस्टिस का होना बहुत जरूरी है, इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी है।
देन उसके बाद है यूजिंग मल्टीफैक्टेड अप्रोच। इन्होंने कौन सी अप्रोच का यूज किया है? मल्टीफैक्टेड। मल्टीफैक्टेड का मतलब क्या होता है? द कैपेबिलिटी अप्रोच इज मल्टीफैक्टेड नॉलेजिंग दैट several factors influence well-being and that these elements are connected to one another. This method ensure a comprehensive knowledge of well-being by taking into account social, political, and economic factors collectively. बहुप्रत्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है कि क्षमता दृष्टिकोण जो है वो सब तरफ देखना है, सिर्फ एक ही तरफ नहीं देखना आपने, मतलब हर तरफ आपने देखना है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। होप सो आपको ये वाला व्यूज समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगे नहीं समझ में आया या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है देन आप मुझसे पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू कैपेबिलिटी रेफर टू इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द कैपेबिलिटी अप्रोच? योग्यताओं का श्रम क्षेत्र क्या है ना? तो योग्यता कैपेबिलिटी में आप क्या देखते हो? लीगल राइट देखते हो, ट्रू फ्रीडम देखते हो, या इकोनॉमिक रिसोर्स देखते हो, या फिर सोशल स्टेटस देखते हो? तो स्टेटस सामाजिक स्थिति की तो कोई मैंने बात नहीं की। इकोनॉमिक रिसोर्स आप देखते हो, बट इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रू फ्रीडम, अपनी संभावना को पूरा करने के लिए असली स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम का होना बहुत जरूरी है अगर आपने अपनी पोटेंशियल को देखना है तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। आपने वीडियो को पॉज करना है, आपने खुद का आंसर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने मेरा सुनना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज रियल फ्रीडम इन दिस कंस्ट्रक्ट मीन? रियल फ्रीडम का क्या मतलब है ये आपने बताना है। हैविंग लीगल राइट, हैविंग एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्स ऑफ सक्सेस, परस्यूइंग इकोनॉमिक वेल्थ, एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल पावर। तो क्या है मतलब रियल फ्रीडम का क्या मतलब है? संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, या फिर सफलता के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, आर्थिक धन की खोज होनी चाहिए, या फिर राजनीतिक शक्ति का प्रयास करना चाहिए? तो रियल फ्रीडम की बात करें तो क्या होना चाहिए कि रिसोर्स तक पहुंचने के लिए आपके पास आवश्यक संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। जो भी आपकी जरूरी नीड है, जो भी नेसेसरी, जो भी आपको चाहिए वहां तक आपकी रीच, आपकी जो एक्सेस है वो होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज द कैपेबिलिटी अप्रोच एम्फेसाइज रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल वेल बीइंग? क्या पूछा गया यहाँ पे? क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति की भलाई के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति की भलाई किस तरह से हो सकती है, इसके लिए क्या जरूरी है वो आपने बताना है। क्या वेल्थ और इनकम होना चाहिए, ए पर्सन लीगल राइट होना चाहिए, नोइंग व्हाट ए पर्सन इज कैपेबल होना चाहिए, एजुकेशनल अचीवमेंट होनी चाहिए? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वो आपने देखना है। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति कितना सक्षम है, मतलब कैपेबिलिटी अप्रोच का मतलब क्या है कि व्यक्ति काम करने के कितना सक्षम है। ठीक है, व्यक्ति कितना सक्षम है ये देखना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी अप्रोच व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी? सरकार का क्या रोल है? अगर हम कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करें तो सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो आपने बताना है। आर्थिक संसाधन है वो देने चाहिए, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइड करवा दो, या फिर असेंबली से फ्रेमवर्क फॉर पीपल रियलाइज देयर पोटेंशियल, एक ऐसा फ्रेमवर्क उन्हें दो ताकि वो अपनी पोटेंशियल की पहचान कर पाए, या फिर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर होना चाहिए, प्रमोटिंग रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। तो आंसर आपको मिल गया होगा है ना। लोगों को उनकी संभावना को साकार करने के लिए एक ढांचा स्थापित करना, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क देना चाहिए जहाँ पे वो अपनी पोटेंशियल को पहचान पाए, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द कैपेबिलिटी अप्रोच कंसीडर व्हेन एक्सेसिंग वेल बीइंग? क्षमता दृष्टिकोण द्वारा भलाई का मूल्यांकन करते समय क्या विचार किया जाता है? केवल आर्थिक कारक, केवल सामाजिक और राजनीतिक कारक, एक दूसरे से जुड़े कई कारक, या फिर इंडिविजुअल लीगल राइट? तो कैपेबिलिटी अप्रोच को देखने के लिए हम एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड फैक्टर्स होते हैं ना उनको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट है, इन द कैपेबिलिटी अप्रोच व्हाट स्फीयर डज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी एक्सटेंड टू? क्षमता दृष्टिकोण में व्यक्ति की क्षमता किस क्षेत्र को फैलाती है? क्षमता दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी चीज एक्सटेंड हो रही है? इकोनॉमिक और लीगल एक्सटेंड हो रही है, एजुकेशन और हेल्थ एक्सटेंड हो रही है, या फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सटेंड हो रही है, या फिर लीगल और सोशल हो रही है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन,
मतलब उनकी पॉलिटिकल अप्रोच वो भी एक्सटेंड हो रही है और साथ के साथ इकोनॉमिक जो है अप्रोच वो भी उनकी एक्सटेंड हो रही है। इकोनॉमिक के अंदर ही आपका सब कुछ आ जाएगा, फिर हेल्थ है आपकी, आपकी फ्रीडम है, सब कुछ इसमें आ जाएगा, है ना। तो कैपेबिलिटी अप्रोच इस तरह से जो है सेपरेट होती है, एक्सटेंड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्षमता दृष्टिकोण द्वारा भलाई को समझने के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करें तो कौन सा दृष्टिकोण कोण होना चाहिए, यूनिफेक्टेड एक प्रकार का होना चाहिए, बहु प्रकार का होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक सेंटर्ड होना चाहिए, या फिर लेगिस्टिक होना चाहिए, कानूनिक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, मल्टी फैक्टेड होना चाहिए, है ना। मतलब हमने हर तरफ से सोचना है, हर एक एंगल से देखना है, क्या वो इसके लिए जो भी रिसोर्स वो ले रहा है तो क्या वो रिसोर्स का अच्छे से यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सब हमें देखना बहुत जरूरी होता है। What is the key focus of the capability approach? What is the key focus of the capability approach in relation to individual well-being, economic status, पॉलिटिकल पावर, रियलाइजिंग वन पोटेंशियल, या फिर लीगल राइट, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी सर जो है रियलाइजिंग वन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल की पहचान होना बहुत जरूरी है। कि फोकस क्या होना चाहिए, पोटेंशियल को ध्यान में रखना है हमने। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी अप्रोच व्हाट डज रियल फ्रीडम, रियल फ्रीडम का क्या मतलब है। कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए, सफलता के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, राजनीतिक गतिविधि होनी चाहिए, या फिर सोशल स्टेटस होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब साधनों तक पहुंच होनी चाहिए, नेसेसरी रिसोर्स फॉर सक्सेस होना चाहिए, है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कैपेबिलिटी अप्रोच व्हाट डज द स्टेट फंक्शन इनकम्पास, समता दृष्टिकोण में राज्य की क्या क्या कार्य क्षेत्र है, राज्य का क्या कार्य क्षेत्र है, राज्य का क्या काम है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेल्थ, क्या इकोनॉमिक वेल्थ को प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मतलब सपोर्ट करना चाहिए, मेंटेन लीगल रेगुलेशन होना चाहिए, या फिर इनहांस रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। तो आप समझ गए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना ही एक्चुअल में रियल फ्रीडम होती है। कैपेबिलिटी अप्रोच को तभी आप पहचान पाओगे जब इंडिविजुअल लिबर्टी होगी, तो वहां पे ये पता चलेगा कि कौन कितना उसमें कैपेबिलिटी है या फिर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आंसर आपके सामने गिवन है, तो आंसर भी आप देख सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है देन इकोनॉमिक्स हब के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, और ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी ग्रुप बना हुआ है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी डाउट होता है देन आप मुझसे पूछ सकते हो।